वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जिसका नाम था वज्र प्रहार 2021। इस एक्सरसाइज को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का क्या मतलब है ये अभी हम आगे समझेंगे। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पर एक प्रकार की ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो एक साल यूएसए में तो दूसरे साल इंडिया में कंडक्ट की जाती है। 2010 से ही इसे कंडक्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हर एक्सरसाइज का होता है कि दोनों स्पेशल फोर्सेस अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दोनों को एक साथ अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़े तो फिर वो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में। अगर आप इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो स्पेशल फोर्सेस का मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस की यूनिट से है जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ट्रेन की जाती हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन और इक्विप किया जाता है कि वो स्पेशल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकें। हर ब्रांच की लगभग अपनी कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पैरा एसएफ, इसे पैराशूट रेजिमेंट भी कहा जाता है। एसएफ का मतलब यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ही है। ये इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स है। इसे 1966 में तैयार किया गया था। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ये पैराशूटर्स होते हैं जो वॉर ग्राउंड पर पैराशूट से सीधा उतरते हैं और हमला कर देते हैं। दूसरा है मार्कोस। मार्कोस ये एक मरीन कमांडो फोर्स है। नाम से समझ में आ गया होगा कि ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है। इसे 1987 में तैयार किया गया था। गरुड़ कमांडो फोर्स, इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स है। ठीक है, देखिए कुछ और भी स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो आर्मी की विंग्स में नहीं आती, रैदर वो सीधे होम मिनिस्ट्री के तहत वर्क करती हैं। लाइक होम मिनिस्ट्री की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी एक प्रकार के स्पेशल फोर्स ही हैं। आर्टिकल ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड के बारे में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अभी हाल ही में थर्ड ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड को मुंबई में ऑपरेशनलाइज किया। सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। देखिए, अगर दो देशों के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है, लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो सैनिकों को केवल हथियार थमाकर बॉर्डर पर भेज देना इतना काफ़ी नहीं होता। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। आपको उनको लगातार आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई करनी होती है, उनको कपड़े पहुंचाने होते हैं, खाना पहुंचाना होता है। इसके लिए आपको एक लॉजिस्टिक सेंटर की आवश्यकता होती है जहां से ये सारे काम किए जाएं। लगभग हर कमांड के पास अपना लॉजिस्टिक सेंटर होता है जहां से सैनिकों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, रसद, वो सब प्रोवाइड करवाया जाता है। कुछ समय बाद हमने ऐसा महसूस किया कि क्यों ना ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड तैयार किया जाए। नोड का मतलब सेंटर होता है जहां से सब कुछ ऑपरेशनलाइज हो रहा हो। ज्वाइंट क्यों? मतलब एक ऐसा लॉजिस्टिक सेंटर हो जिसमें हम एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। जो लॉजिस्टिक सेंटर होगा वहां पर कुछ व्हीकल्स होंगे, कुछ सोल्जर्स होंगे, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो ये सारी सर्विसेज दे रहे होंगे। इसी प्लान के तहत हमने ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड तैयार करने शुरू किए जहां पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया गया कि तीनों जो हमारी सिक्योरिटी विंग्स हैं उनको हम सर्विसेज दे सकें। इससे जो इंडिया की मिलिट्री वॉर फाइटिंग एबिलिटी है वो बेहतर होगी। ये तीसरा नॉड है जिसे अभी सेटअप किया गया है। इसके पहले के जो दो हैं उन्हें जनवरी 2021 में गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ऑपरेशनलाइज किया गया। अब आपको समझ में आ गया, ये एक सेंटर लोकेशन होगी जहां से हम तीनों सिक्योरिटी विंग्स को ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ज़रूरत की कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती हैं? स्पेशली छोटे आर्म्स एंड एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल, जनरल स्टोर के आइटम्स, सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट, एविएशन क्लोथिंग, स्पेयर्स और कई सारा इंजीनियरिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना होता है। ये सारी सर्विसेज इसी सेंटर से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एडवांटेज की बात करें तो अगर हमारे पास एक ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड होगा तो इससे मैन पावर बचेगा, अलग अलग जगह पे सेंटर्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का और फाइनेंशियल सेविंग भी होगी। अब चूंकि ये तीनों ही सिक्योरिटी विंग्स के लिए होगा तो तीनों ही सिक्योरिटी विंग से जो फोर्सेस होंगी वो इसका हिस्सा होंगी, नेवी से भी, आर्मी से भी और एयरफोर्स से भी।
इससे फ्यूचर में अगर ट्राई सर्विस कोऑपरेशन के माध्यम से कोई लड़ाई लड़नी हुई तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि तीनों विंग्स को एक ही जगह से लॉजिस्टिक सर्विसेज दी जा रही होंगी। ये जो कमांड होगी, इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो तीन सर्विसेज में से किसी भी सर्विस के एक ऑफिसर के पास हो सकता है, डिपेंडिंग कि उस समय कमांड को काम क्या दिया गया है। ये सारी बातें जॉइंट लॉजिस्टिक्स नॉट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट के बारे में है। डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये कानपुर में है लैब। उन्होंने एक फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल तैयार किया, आसान भाषा में कहूं तो बुलेट प्रूफ जैकेट। इसे टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया और बीआईएस के स्टैंडर्ड्स पर खरा पाया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट समटाइम्स काफ़ी भारी होते हैं, अगर उसके वेट में 1 ग्राम की भी कमी कर दी जाए तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे सोल्जर्स को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। यूजुअली जो बुलेट प्रूफ जैकेट अभी तक यूज़ किए जा रहे थे उनका वेट 10.4 केजी के आसपास होता था, लेकिन ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल, ये 9 किलोग्राम्स का है, मतलब 1.4 केजी वेट कम किया गया है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारे सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में है। अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही दुखद न्यूज़ हमारे सामने आई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम के ऊपर अटैक किया गया एक नक्सलाइट ग्रुप के द्वारा। नाम है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। उनकी एक यूनिट ने अटैक किया था। जो तारिम एरिया है सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का मैप है, यहाँ पर है सुकमा और ये है बीजापुर। इसके बॉर्डर की लोकेशन में ये अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ये एक सडन अटैक था जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार नहीं थी, और इसमें हमारे 22 जो सोल्जर्स थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद जब इंडियन सोल्जर्स ने अगेन रिटेलिएशन में कार्रवाई की तो 35 से 40 नक्सलाइट्स को भी मार गिराया गया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो देखिए, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मॉइज्म से प्रभावित है। इंडिया में इन्हें नक्सलाइट कहा जाता है। जो नक्सलिज्म टर्म है वो वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी विलेज से निकला है, जहाँ पर एक समय में लोकल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में एक रिबेलियन हुआ था। उस समय तो जो इसका उद्देश्य था वो बहुत ही सिंपल सा था। ये रिबेलियन 1967 में स्टार्ट हुआ था कि जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनको लैंड का राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। इस मूवमेंट को लीड किया गया था कानू सान्याल और जगन संथाल के द्वारा। इसके बाद ये धीमे धीमे ईस्टर्न इंडिया में स्प्रेड होने लगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनिशियल फेज में तो ये फार्मर्स की कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन धीमे धीमे ये मॉइज्म की फिलॉसफी से बहुत तेजी से प्रभावित हो गए। मॉइज्म जिसे डेवलप किया गया था माओ त्से तुंग के द्वारा, ये एक चाइनीज लीडर रहे थे जिन्होंने मार्क्सिज्म की फिलॉसफी को अपने हिसाब से डाइल्यूट किया। इनका ये मानना था कि स्टेट पावर को कैप्चर किया जा सकता है आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटजिक अलायंस के माध्यम से। और अब ये नक्सलाइट्स इनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए एक्सट्रीम वायलेंस का सहारा लेते हैं। पीएलजीए 2000 में बनाया गया था। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 के तहत डिक्लेयर किया गया था एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बैन भी कर दिया गया था। आर्टिकल बात करता है एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो ला पेरोस है। ये एक फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज है। ला पेरोस जिसे फ्रेंच में कहते हैं, आप इसको किसी भी तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। असल में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्वाड की जो नेवीज हैं, क्वाड में जो 4 देश हैं यानी यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज मिलके फ्रांस के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे। और ये कहाँ हो रहा है? तो इंडियन ओशन में हो रहा है। ये एक जो एक्सरसाइज है इसका नाम ला पेरोस है, जो कि फ्रेंच मल्टीनेशनल एक नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें अलग तरह के जो कॉम्प्लेक्स एंटी वॉरफेयर होते हैं, एंटी वॉर वॉरफेयर हुई, क्रॉस टेक फ्लाइंग ऑपरेशंस हुए या वेपन फायरिंग की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सभी इसके अंतर्गत की जाती हैं। इसके पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली क्वाड के 4 मेंबर्स, उनकी नेवीज यानी ऑस्ट्रेलियन नेवी, यूएस नेवी, जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रेंच नेवी होंगे। ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में किया जा रहा है। इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है पहली बार, ताकि इंडिया की भी हाई लेवल ऑफ सिनर्जी नेवी की जो बाकी देशों के साथ है और जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी इन जो फ्रेंडली नेवी कंट्रीज हैं इंडिया के, उनके साथ कैसे इंडिया की नेवी ढंग से कोलैबोरेट कर सकती है। जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि याद कर लें कि हमारा फ्रांस के साथ और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो कि हैं डेजर्ट नाइट 21, गरुड़ जो 2 बहुत फेमस एयर एक्सरसाइजेज हैं, फिर वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति एक आर्मी एक्सरसाइज है। फ्रांस, रशिया, यूएसए के साथ जो भी नेवल एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसलिए हमें उसे याद रख करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये कर ही रहे हैं तो एक बार ये भी देखिए कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पर है। इंग्लिश चैनल किधर है, राइट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जस्ट किनारे में ही है, मेडिटेरेनियन सी भी इसके पास पड़ता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे आया कि मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इंग्लिश चैनल के बीच में कौन सा ऐसा समुद्री इलाका है जो फ्रांस के आसपास है, तो वो आप सही कर पाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके नज़दीकी कंट्रीज स्पेन, इटली, बेल्जियम एक्सेट्रा को आप मार्क कर पाए अपनी एटलस में। अगला पॉइंट आता है आईएनएस विराट के बारे में। आईएनएस विराट जिसको डीकमीशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है और जो इसके जो स्क्रैप के लिए इसका यूज जो प्राइवेट कंपनी कर रही थी उसने इसको 40% तक तोड़ भी दिया है। इसके बारे में बात चल रही थी, कंपनी इसको म्यूजियम बनाना चाहती थी, इंडिया के नेवी के साथ इसके पुराने संबंध है इस चक्कर में, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कहा कि क्योंकि ये किसी प्राइवेट कंपनी को बेचा जा चुका है जो ऑलरेडी इसकी स्क्रैपिंग कर चुका है, तोड़ के अलग कर चुका है। ये दूसरा सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था जो पहले ब्रिटिश नेवी के अंदर था, फिर ये इंडिया को 1980 में बेचा गया और इंडिया के कई मिशंस में साथ रहा। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाला ये एक वॉरशिप है। और खास बात यह है आईएनएस विराट की कि इसमें कई सारे इंडिया के जो बड़े बड़े नामी गिरामी जेट्स हैं वो हुए, या हेलीकॉप्टर्स जैसे ध्रुव या चेतक या कॉमो 31, ऐसे चीज़ें इनके अंदर रहा करती थी, इसके ऊपर काम कर चुकी हैं। कई ऑपरेशन मर्सी, ऑपरेशन जुपिटर, पराक्रम, इन सभी में ये योगदान दे चुका है। मालाबार, वरुण या नसीम अल बहर और ट्रोपेक्स जैसे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं किन किन देशों के साथ है, मालाबार यूएसए, वरुण फ्रेंच के साथ और नसीम अल बहर ओमान के साथ है। तो ये यहाँ ये एक्सरसाइज में हिस्सा भी ले चुका है। इसको 2017 में डिकमीशन किया गया। क्यों डिकमीशन किया गया? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया हांगकांग की जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटल साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स की पॉलिसी है, यानी शिप्स को भी रिसाइकिल करना पड़ेगा, साउंड एंड सेफ होना चाहिए। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, बूढ़ा है, पुराना है, अगर वो डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बातों में ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी ऐसा ही एक रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल पास किया है। कब? 2019 में। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डीकमीशन 2017 में हुआ, 19 में हमने वो बिल अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है एक जो पेट्रोल वेसल इंडिया ने सेचुलिस को दिया है, जोरेस्टर, उसके बारे में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस जोरेस्टर को, सेचुलिस को हाल ही में एक वर्चुअल इवेंट के दौरान उनको भेंट किया। तो ये जिसे बनाया है, जिस कंपनी ने, उसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। इस फास्ट पेट्रोल वेसल का काम है पेट्रोलिंग करना, स्मगलिंग वगैरह रोकना, एंटी पोचिंग को रोकना और जो रेस्क्यू मिशंस होते हैं उनको रन करना। खास बात यह है, चौथा फास्ट पेट्रोल वेसल है जो इंडिया ने गिफ्ट किया है सेचुलिस को। और इससे पहले टोपाज, कॉन्स्टेंट और पेट्रोल बोट हर्म्स को इंडिया गिफ्ट कर चुका है। किसको? सेचुलिस को। सेचुलिस की कहाँ लोकेशन है ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा 1 मिलियन वॉट सोलर पावर प्लांट रोमविले आइलैंड जो सेचुलिस का है, वहाँ इंडिया ने हैंडओवर किया था। ये जो प्लांट है ये सोलर फोटोवोल्टिक डेमोक्रेटाइजेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया का उसका हिस्सा है, जो सेचुलिस में इंडिया एज अ ग्रांट दे रहा है। तो ये इसमें 14 लाख यूनिट ऑफ पावर एनुअली इनमें बनेगी। और ये सोलर प्लांट इंडिया अपने सॉफ्ट, जिसे कहते हैं ना, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश में है और ऐसे देशों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए अफ्रीका में आउटरीच है, जहाँ पे बहुत सारी इंडियन जनसंख्या भी रहती है, भारतीय मूल के लोग हैं। तो इसी तरह मजिस्ट्रेट कोर्ट जो इनका बन रहा है, वो कोर्ट बिल्डिंग विक्टोरिया सेचुलिस में, वो भी इंडिया बना रही है। और ये जो कोर्ट बिल्डिंग है इंडिया का पहला मेजर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो सेचुलिस में है, जिसे कि ग्रांट असिस्टेंस के साथ बनाया गया है। इसके लिए ग्रांट भी इंडिया दे रही है। इतनी बातें सेचुलिस की कर ली, तो भाई क्यों दिया जा रहा है, कहाँ लोकेशन है ये देख लीजिए। अब देखिए ये इलाका है सेचुलिस का, तो ये किस कोने के इलाके में, ये आपका मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है। तो यहाँ पे आपको तो आवश्यकता होगी, छोटा सा आइलैंड देश है ये, सिक्योरिटी के लिए यहाँ सी पायरेसी बहुत ज़्यादा है, ऊपर सोमालिया है तो खतरा भी रहता है, तो इसलिए इन्हें ज़रूरत होती है, तो इंडिया इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो बात करता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने लगभग 276 डोमेस्टिक पिग्स को मिजोरम में अपना शिकार बनाया है। तो ये है क्या? ये असल में एक बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस यानी फैलने वाली और फेटल डिजीज़ है, जिससे मृत्यु हो जाती है जानवरों की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हेमरेज हो जाता है, उनको दिमागी बुखार होता है, डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग, और उनकी मौत हो जाती है। तो ये अफ्रीका में 1920s में पाया गया था। और किसकी वजह से फैलता है ये? तो डीएनए वायरस ऑफ अफसरविरिदाई फैमिली के द्वारा ये फैलता है। तो एस्फरविरिदाई फैमिली का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई ऐसे आजकल बीमारियां फैल रही हैं, स्वाइन फ्लू हो गया या बर्ड फ्लू हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ। डोमेस्टिक पिग्स अगर किसी को है, वो किसी और पिग के कांटेक्ट में आ गया, या फिर अगर उसने कुछ कंटेंजियस या फिर कोई ऐसा इन्फेक्टेड खाना खा लिया, या फिर कोई मटेरियल ऐसा है जो गार्बेज वगैरह है जो उसके संपर्क में आ गया, तो भी किसी पिग को या सुअर को ये बीमारी हो सकती है।
इसमें ह्यूमन थ्रेट बिल्कुल नहीं है, इंसानों को नहीं फैलता, ये केवल एनिमल्स टू एनिमल फैलता है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100% है, यानी हुआ तो उस बेचारे जानवर की जान गई, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो फूड FAO जो है, FAO ने इसको हाईली पोटेंशियल फॉर ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड का दर्जा दिया है कि एक देश से दूसरे देश फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका है इसकी, क्योंकि देखिए रहे हैं आप इनडायरेक्टली भी फैल रहा है। तो इसीलिए जो पॉक खाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, और नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है पॉक काफ़ी मात्रा में। तो ये एक फूड सिक्योरिटी की समस्या आगे उत्पन्न कर सकता है कई देशों के लिए भी और भारत के लिए भी। तो इसलिए इन जानवरों को बचाना बहुत आवश्यक है इससे। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में एक बॉडी का नाम भी बहुत चर्चा में रहा है, वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1924 में बनाई गई थी। किस लिए? एनिमल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। 2018 में इसमें 182 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इंडिया उनमें से एक मेंबर है इसका। और हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? तो पेरिस में, यानी जो कि फ्रांस में है। और ये एक रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन भी है WTO की, राइट, जो उनको डेटा वगैरह प्रोवाइड कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। ये कहानी होगी किसकी? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की। आर्टिकल बात करता है नैनो स्नीफर के बारे में। तो नैनो स्नीफर असल में जो इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया, और ये पहला वर्ल्ड का माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है। यानी कहीं पर कोई एक्सप्लोसिव रखें, विस्फोटक पदार्थ, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको सूंघ लेगा एक तरह से। नाम का मतलब ही स्नीफर मतलब हुआ जो सूंघ सके। तो नैनो स्नीफर की बात यहाँ की गई है। खास बात यह है कि नैनो स्नीफर 10 सेकंड के अंदर डिटेक्ट करता है एक्सप्लोसिव को, और मिलिट्री कन्वेंशनल होममेड जो एक्सप्लोसिव्स हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं उनको भी ये पहचान लेगा। ये विजिबल और ऑडिबल अलर्ट्स देता है कि भाई अगर ये रंग जला या आवाज़ आई मतलब इसका मतलब खतरा है। 100% मेड इन इंडिया है और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड एक्सप्लोसिव डिवाइस डिटेक्टर से मुक्ति मिल जाएगी। पुलिस हो या फिर जो फौजी हैं, जो आर्मी है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो खास बात यह है कि ये डेवलप कहाँ किया गया है? तो IIT बॉम्बे में एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है और इसको मार्केट कर रहे हैं विहांत टेक्नोलॉजीज़, जो कि IIT दिल्ली के पहले इंक्यूबेटेड स्टार्ट क्रिटिकल सॉल्यूशंस का ही एक स्पिन ऑफ है। उतना काम नहीं समझना कौन इसको डेवलप कर रहा है, अपने याद रखिए IITB, राइट, IIT बॉम्बे। तो ये आपको याद रखना है नैनो स्नीफर क्या है, किस काम करता है और कहाँ बन रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के बारे में है। अभी हाल ही में US की नेवी ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उन्होंने अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंट्री की, लक्षद्वीप वाले इलाके में, वो भी बिना इंडिया की प्रायर कंसेंट के। देखिए वो अक्सर ऐसा करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पर। जो भी कोस्टल नेशंस हैं उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो वॉरशिप्स के साथ एंट्री करते हैं। अब इसके पहले कि हम कुछ भी समझें, हमें समझना होगा कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास एक कोस्टल रीजन है, जिसकी बाउंड्री टच करती है समंदर को, तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है उसे टेरिटोरियल सी का दर्जा दिया जाता है। इसे ऐड करके अगेन अगर आप 24 नॉटिकल माइल की बात करें तो वो कंटिन्यूअस जोन होता है, और टोटल 200 नॉटिकल माइल का जो पूरा एरिया होता है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 12 नॉटिकल माइल का टेरिटोरियल सी वाला एरिया होता है, ये 200 नॉटिकल माइल के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ही पार्ट होता है। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पूरा एरिया होता है, यहाँ पर किसी भी कंट्री के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लोरेशंस को लेकर, मरीन रिसोर्सेज के संदर्भ में, वाटर और विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। अगर आपको लग रहा हो कि एक नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है, तो एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1852 मीटर, 2 किलोमीटर के आसपास। अब ये तो हमने समझ लिया कि नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, लेकिन ये नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट आया कैसे? क्या किसी के सपने में आया था कि ये एरिया हम अपने अंडर में ले लेंगे? देखिए इंडिया का जो नॉटिकल माइल है, इसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ये लक्षद्वीप की वजह से है, जो इसे मैप में दिखाया नहीं गया है वो यहाँ पर है। देखिए ये पूरा एरिया है, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार सी की वजह से है। ये पूरी दुनिया में जो नॉटिकल माइल का पूरा रीजन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? देखिए सभी देशों ने एक साथ मिलकर 1982 में बैठक की। वहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया गया और कहा गया कि कोई देश आपस में इस बात को लेकर भिड़ ना जाए कि आप हमारे नज़दीक में आ गए हैं, इसलिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं। इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 एग्जिस्टेंस में आया। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि वर्ल्ड के ओशन और सी में एक ऐसा एरिया एस्टैब्लिश करता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस खत्म हो और कंट्रीज फ्रीली जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सेग्रीगेटेड वे में एक्सेस कर सकें। इंडिया ने इस लॉ को 1995 में रेटिफाई कर दिया। समझने वाली बात यह है कि यूएसए ने आज तक इस लॉ को रेटिफाई नहीं किया है।
अब यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया है, तो इसका मतलब समझिए, इस चीज को असर्ट करने के लिए वो बार बार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर एंटर करते हैं कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ये साबित करने के लिए कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ये हम नहीं मानते। देखिए 90 के दशक में, 1990 के दशक में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लगभग इमरजेंस में आ गया था जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद यूएस डोमिनेंट पावर था, वो नहीं चाहता था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट के नाम पर उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसीलिए उसने इस कॉन्सेप्ट को मानने से इनकार कर दिया। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए अपने वॉरशिप के साथ इंडिया की टेरिटरी में क्यों आया, एग्जैक्टली मजे लेने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ करते हैं या उन्होंने इंडिया के साथ ऐसा पहली बार किया है, वो अपने बाकी एलाइज के साथ भी ऐसा करते हैं, अन्य देशों के साथ भी ऐसा करते हैं। ये भी सच है कि यूएसए सिर्फ ऐसे मजे नहीं लेता, बल्कि वो पूरे साल में उसकी एक लिस्ट भी तैयार करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से देशों के EEZ को वायलेट किया। फर्दर अब यूएसए को रिकंसीडर करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से वो अपने अलाइज को खुद से दूर करेंगे, उनकी सॉवरेंटी को हर्ट करके। आप किसी लॉ को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ्रिक्वेंट वायलेशन करें उन देशों के साथ भी जो उसे मानते हैं। ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर्स के बारे में। ध्रुव MK3 असल में लाइट हेलीकॉप्टर्स है जिनको नेवी में अभी कुछ कमीशन किया गया है। ये खास बात ये कि इंडिजिनसली बिल्ट हैं, इंडिया में बने हैं, और जो ये इंडिया का नेवल एयर स्क्वाड्रन है 323, इसमें इनको भेजा गया। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या खास बात है। एक पूरी तरह से इंडिजिनस है, इंडिया मेड है। दूसरा मल्टी रोल है, ये कई सारे कार्य कर सकता है, आपका सर्विलेंस का काम और यहाँ तक कि रेस्क्यू और ऑपरेशंस का और कोस्ट गार्डिंग का, ये सब का काम ये कर सकता है। तो मल्टी रोल चॉपर है, और इसका जो इंजन है वो शक्ति इंजन है, जो कि इंडिया की कंपनी जो हैल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने डेवलप किया है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये काम खास बात क्या है कि आपका रिस्क जो रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो कम विजिबिलिटी में भी कर पाएगा। ये ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, जो बेसिक बातें हैं इसके अंदर। पर इनका काम किस चीज़ में होगा? स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, कोस्टल सर्विलेंस के लिए, एटसेट्रा, जो पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ मैं। यानी सिक्योरिटी भी देगा और रेस्क्यू में भी काम करेगा, और आपसे सर्च ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। आर्टिकल एक्सरसाइज खंजर के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने आपस में एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ये एक्सरसाइज हुई है किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। नाम वही है, एक्सरसाइज खंजर। ये देखिए, जो एक्सरसाइज है ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। मतलब दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने आपस में इसे कंडक्ट किया है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आपस में बूस्ट करना है। हाई एल्टीट्यूड, ये जो माउंटेन वाला रीजन है वहां पर, और जो एक्सट्रीमिज्म है उसे काउंटर करने की ड्रिलिंग यानी कि प्रैक्टिस के उद्देश्य से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज की शुरुआत भारत और किर्गिस्तान के बीच में 2011 में ही हो गई थी, और अभी इस एक्सरसाइज का 8वां संस्करण यानी कि 8th एडिशन कंडक्ट किया गया है। एक्सरसाइज खंजर की इन सभी डिटेल्स के बाद हमें 2 सवालों के और जवाब चाहिए। पॉइंट नंबर 1, किर्गिस्तान की लोकेशन क्या है? पॉइंट नंबर 2, स्पेशल फोर्सेस का मतलब क्या है? हैव अ लुक। यहां पर मैप में देखिए, ये है इंडिया, यहां पर आपको लोकेशन दिखेगी किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान के बारे में और डिटेल मैप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, दैट इज इंडिया, ये है किर्गिस्तान। बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ में आपको कजाकिस्तान मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा चाइना, साउथ में तजाकिस्तान, और वेस्ट में मिलेगा उज्बेकिस्तान। ये 5 देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों मिलकर सेंट्रल एशिया बनाते हैं। किर्गिस्तान के बारे में बात करें तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल एशिया की। बॉर्डरिंग कंट्रीज हम देख ही चुके हैं, कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी कैपिटल है बिश्केक, जहां पर ये एक्सरसाइज भी हुई। सेंट्रल एशिया की एकमात्र डेमोक्रेसी के रूप में भी किर्गिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तियानसान माउंटेनियस रीजन है जो इस कंट्री का 80% कवर कर लेता है। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिया में कई सारी स्पेशल फोर्सेस की यूनिट हैं जो कि आम जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स, तीनों के तहत काम करती हैं। इवन होम मिनिस्ट्री के पास भी कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मार्कोस, जिन्हें आप मरीन कमांडो भी बोल सकते हैं, ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है, 1987 में बनाई गई थी। पैरा कमांडोज 1966 में, इनको 1965 के भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद बनाया गया था। ये हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का। घातक फोर्स, इंडियन आर्मी में हर प्लाटून के पास एक घातक फोर्स होती है जो हाईली ट्रेंड सोल्जर्स से मिलकर बनी होती है। कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। तो हर देश में ऐसे स्पेशल फोर्सेस होती हैं, तो इनके बीच में भी समटाइम्स एक्सरसाइजेस हुआ करती हैं। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में अभी जो एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज खंजर, ये ऐसी ही
स्पेशल फोर्सेस के बीच की गई एक एक्सरसाइज थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल KRI नांगला के बारे में है। KRI नांगला इंडोनेशियन नेवी के 5 सबमरीन्स में से एक है। 21 अप्रैल 2021 से ही मिसिंग है। जब ये बाली के नॉर्थ में टॉर्पीडो की ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे, ये है बाली, इसके नॉर्थ में यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। उसी समय इनका कांटेक्ट खत्म हो गया, पॉसिबली ये पानी में डूब चुका है। कई सारे देश इसे ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी दिशा में इंडियन नेवी ने भी अपना डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल DSRV विशाखापट्टनम से डिस्पैच किया इसे ढूंढने के लिए। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये रेस्क्यू वेसल है। अब देखिए, चिंता की बात इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थी इस सबमरीन में वो केवल 3 दिनों के लिए थी, और वो 3 दिनों का जो समय है वो आज यानी कि 24 अप्रैल को मॉर्निंग में लगभग ख़त्म हो गया। संभावना ये है कि, और इसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, कि जो लोग भी इसके अंदर होंगे उनकी सफोकेशन से जान या तो चली गई होगी या उन्हें नहीं ढूंढा गया तो वो मर रहे होंगे। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक हमें केवल हताशा ही हाथ लगी है। KRI नांगला 402 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। काकरा क्लास सबमरीन जो उनके पास 2 हैं उनमें से ये एक है। देखिए, यहां पर बात करते हैं DSRV के बारे में, जिसकी मदद से इंडिया भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल होता है जो कि डूबे हुए सबमरीन्स को, या फिर अगर चोरी छुपे कोई मिशन चलाना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इस तरीके का एक ये वेसल होता है। इसे पानी में छोड़ दिया जाता है। इनके पास काफ़ी कैपेबिलिटी है। ये सोनार की मदद से स्कैनिंग करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट इन्हें दिख जाता है तो आइडिया लगाते हैं। 1000 मीटर की डेप्थ तक अगर कोई भी सबमरीन है तो ये इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल भी है, मतलब अगर सबमरीन मिल जाए तो तत्काल प्रभाव से जो भी पर्सनल्स वहाँ पर हैं सबमरीन के साथ अटैच करके उन्हें वापस निकाला जा सकता है। एट द सेम टाइम उन्हें कोई इमरजेंसी सप्लाई चाहिए तो वो भी DSRV की मदद से दिया जा सकता है। खैर, अभी तक तो सफलता हाथ नहीं लगी है। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की बात बता रहा हूँ। एक एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज वगैरह पे UPSC ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं है, बट फिर भी न्यूज़ में है तो बिल्कुल स्लाइड शॉर्ट में देख लेते हैं। एक्सरसाइज वरुणा 2021 इंडियन और फ्रेंच नेवी की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। अरेबियन सी में कंडक्ट की गई 25 टू 27 अप्रैल 2021 के बीच में। इंडिया और फ्रांस की जो नेवीज हैं वो 1993 से ही मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रही हैं। हालांकि ये नाम वरुणा 2001 में दिया गया था। इस बार का ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम UAE भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट के बारे में है। DRDO ने अभी हाल ही में जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी के जरिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स तैयार किए हैं, 60 ब्लेड्स की सप्लाई की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल को, उनके हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। हेलीकॉप्टर का जो इंजन है उसमें इन प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेट्स होते हैं ये। देखिए, जो हाई क्वालिटी फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके इंजन बहुत मजबूत होते हैं। वो जो मजबूत इंजन होते हैं उनके भीतर जो प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं उस इंजन को बनाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेस करते हैं। उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो जो प्लेट्स होती हैं वो मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके भीतर कहीं भी कोई भी कंपोनेंट बेसिस पर वीकनेस ना हो। इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि वो पूरी प्लेट एक सिंगल अलॉय से बनी हो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ तोड़ ना हो। लेकिन ये काम आपको जितना आसान समझ में आ रहा है उतना आसान नहीं होता। सिंगल अलॉय या सिंगल क्रिस्टल प्लेट को बनाने की टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। हालांकि DRDO के पास ये कैपेबिलिटीज है। वो अभी 300 प्लेट्स बनाने वाले हैं ऐसी 5 सेट्स में, जिसमें से 60 प्लेट्स का पहला सेट HAL को दिया जा चुका है। अब इसमें देखिए, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका स्ट्रेटजिक और डिफेंस एप्लीकेशन होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब है कि इंडिया ने अपने पास जो कैपेबिलिटी है उससे इसको तैयार किया है। कॉम्प्लेक्स शेप एंड ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। निकल बेस्ड सुपर अलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा रहा है इस प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी तकनीक है जिनके जरिए वो बहुत ही मजबूत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना सकते हैं, जैसे कि USA, UK, फ्रांस, रशिया और इंडिया भी अब इस कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड है। देखिए, जो जेट के इंजन होते हैं उनमें ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं को बनाने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने एक सांचा लिया और उस सांचे में आपने एक अलॉय भरा, जैसे यहां पर निकल सुपर अलॉय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब उस अलॉय को आप इस सांचे में डालेंगे तो जब ये अलॉय ठंडा होगा तो ब्लेड बनेगी,
तो सारा का सारा अलॉय एक साथ ठंडा नहीं होता, पहले बाहर के हिस्से ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अंदर का हिस्सा ठंडा होता है। तो इस तरीके से कई सारे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं इस ब्लेड में, और ये जो बाउंड्रीज हैं ये वीक होती हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या फिर प्रेशर फेस करना पड़ता है तो ये इन्हीं बाउंड्रीज से क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। शुरुआती दौर में 1960s के दौर में तो जो डिफेंस के फील्ड में इंडस्ट्रीज वर्क कर रही थी उन्हें इसका सोल्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। बाद में उन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर हम इस प्लेट को तुरंत ठंडा कर दें तो ये क्रैक्स कम बनेंगे। तो उन्होंने नीचे से इनर कूलिंग मैकेनिज्म ऑप्ट किया। जब ये ठंडी होने लगती है प्लेट तो उसे अचानक से ठंडा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब आप नीचे से ये मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं तो फिर कुछ वर्टिकल क्रैक्स क्रिएट होते हैं। ये क्रैक्स हालांकि ये पहले की तुलना में तो ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी ये कमजोर है। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे प्लेट की जिसमें कहीं कोई क्रैक ना हो, ये वाली। ये बनाना इतना आसान नहीं था, इसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल की गई जिसमें जो भी प्लेट्स थी उनके नीचे इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया गया। अब जब अलॉय भरा जाता है तो वो नीचे तक आता है। इसमें जब कूलिंग की जाती है तो जो क्रैक्स क्रिएट होना शुरू होते हैं वो यहां से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन टर्न्स पर आने के बाद ये जो क्रैक्स मेकिंग मैकेनिज्म है वो टूट जाता है, और फिर ये जो ऊपर का पूरा हिस्सा है ये एक सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में इसे अलग कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं उनको बनाने की शुरुआत की है, और इससे अच्छे और मजबूत इंजन्स बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल पाइथन 5 के बारे में है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड है हमारा तेजस एयरक्राफ्ट। अभी हाल ही में हमने 5th जनरेशन के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को इसमें इंडक्ट कर दिया। मतलब अब तेजस पाइथन 5 का इस्तेमाल करके हमला करने में सक्षम है। तेजस एयरक्राफ्ट तो 4th जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें जो मिसाइल इंस्टॉल की गई है पाइथन 5, ये 5th जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये राफेल फाइटर जेट नहीं है। राफेल फाइटर जेट हम फ्रांस से मंगा रहे हैं, उसे बनाता है दसॉल्ट एविएशन, वो डिफरेंट कंपनी है, उसके फाइटर जेट का नाम राफेल है। यहां पे राफेल कंपनी का नाम है जो इजराइल में बेस्ड है, और वो ये 5th जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 को बनाती है। पाइथन 5 मिसाइल को सबसे पहले 2006 में इजराइल ने लेबनान वॉर में इस्तेमाल किया था, जहां पर उसने ईरान के 2 यूएवीज या फिर ड्रोन्स को मार गिराया था, जिसके बाद काफी एप्रिशिएट किया गया पाइथन 5 को और इसकी कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। फीचर्स की बात करें तो ये मिसाइल जो है वो विजुअल रेंज के बियॉन्ड जाके भी हमला करने में सक्षम है, और बहुत एक्सीलेंट रेजिस्टेंस के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का फीचर भी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यूजुअली जब भी आप किसी मिसाइल से अटैक करते हैं तो आपको टारगेट को अटैक करने से पहले लॉक करना होता है कि ये टारगेट यहां पर है और यहीं पर जाकर इसे हिट करना है। लेकिन ऐसी दिक्कत पाइथन 5 के साथ नहीं है। आपने मिसाइल को लॉन्च कर दिया, उसके बाद भी आप चाहें तो इसे कंट्रोल करते हुए टारगेट को लॉक कर सकते हैं। जो मिसाइल है वो हर डायरेक्शन में घूम सकती है, लेफ्ट राइट, इवन पीछे की ओर भी इसे घुमाया जा सकता है अटैक करने के लिए। जो मिसाइल है इसमें एडवांस सीकर का फीचर है जो किसी भी टारगेटेड एरिया को स्कैन करता है, जो होस्टाइल एयरक्राफ्ट है उसे टारगेट करता है और फिर चेस करके टर्मिनेट कर देता है। पाइथन 5 के इंडक्ट होने के बाद जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है वो और भी ज़्यादा एडवांस बन गया है। डेफिनेटली जो देश तेजस को परचेज करना चाहते हैं उनके लिए अब ये और भी ज़्यादा रोचक हो जाएगा, वो इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तेजस की बात करें तो सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, जिसे एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डिफेंस डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया है। डेवलपमेंट की बात करें तो एडीए ने इसे अकेले नहीं बनाया है, रेदर हेल का भी कोलैबोरेशन रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही के लिए तैयार किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है ये हम जानते हैं एक करंट अफेयर की न्यूज़ से। एक चाइनीज़ हैकर का ग्रुप है जिन्होंने हमारे जो पावर सेंटर है, इंडिया के जो पावर सेंटर है, उसके ऊपर हैकिंग करने की कोशिश की। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस चीज़ को क्लेम करता है। ये जो मालवेयर उन्होंने इंस्टॉल करने का कोशिश किया था, मालवेयर से जो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, उसका नाम है शैडो पैड।
नाम इसीलिए ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी सवाल इस तरीके से आएगा, 4 नाम दिए होंगे, शैडो पैड दिया होगा और भी 3-4 नाम होंगे और पूछा जाएगा व्हाट आर दीज मालवेयर्स, इस तरीके से पूछ लिया जाए, या फिर विच अमंग दिस इज अ मालवेयर, तो इसीलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक साइबर क्राइम या फिर हमारी जो साइबर इंपॉर्टेंट जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन होती हैं, जो क्रिटिकल हमारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इस तरीके की हैकिंग एक्टिविटीज करी जाती हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो इनको पता चलता है शैडो के बारे में, और एक और है शैडो पैड के अलावा रेड इको। रेड इको भी नाम आपको याद रखना है। ये भी एक चाइनीज ग्रुप है जो कि एक हैकिंग करता है और चाइनीज गवर्नमेंट इसको एफिलिएट भी करती है, इसके साथ जुड़ी हुई है। इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट हो गए नाम याद रखें, शैडो पैड और रेड इको। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखें, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो फिजिकल हो या साइबर सिस्टम या फिर एसेट से संबंधित हो, जो किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब महत्वपूर्ण कैसे होती है, तो ये समझिए जैसे केमिकल्स हैं। मान के चलिए कोई केमिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से केमिकल्स को यूज़ करा जाता है। केमिकल्स वॉरफेयर में यूज़ हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल वेपन्स बन सकते हैं इससे, कि आप स्प्रे कर दें या फिर आप किसी को उस चीज़ का एक ड्रॉप टच कर दें तो वो मर जाए। डैम्स दूसरी तरफ बहुत क्रिटिकल हैं। अगर डैम्स जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जो उनके गेट्स हैं, अगर उनका जो प्रोग्राम है वो किसी के कंट्रोल में आ जाए, तो पूरे डैम्स खोल दे और पूरे गांव के गांव बह जाए, शहर के शहर बह जाए। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, पावर एंड एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, मान के चलिए गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, अगर गवर्नमेंट की कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके सारे दरवाजे एक कंप्यूटर प्रोग्राम से खुलते हैं और वो कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक कर ले और सारे दरवाजे बंद हो जाए। हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर देख ले, हेल्थ केयर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चलते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उनको हैक कर लिया जाए या फिर उनके साथ कहीं ना कहीं मेडलिंग की जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप जानते हैं, जैसे ईवीएम पे बहुत बार इस तरीके के इल्ज़ाम रखते हैं कि ईवीएम जो है उसको हैक किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कहीं ना कहीं ये हैकिंग की पॉसिबिलिटी होती है और ये भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूक्लियर रिएक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। थोड़े दिन पहले ऐसा एक अटैक, साइबर अटैक हुआ भी था हमारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे तमिलनाडु के। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं ये देखते हैं। तो 2014 में एक एस्टैब्लिशमेंट बनी जिसका नाम मैंने आपको बताया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इनका काम है रेगुलेट करना, पॉलिसीज़ बनाना और जो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ये जो CII है, जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का था उसके हिसाब से डिफाइन करा जाता है। CII के अंदर कोई भी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं और जिनको डिस्ट्रॉय करने से या उनकी जो कैपेसिटी है अगर उसको छीन लिया जाए, उनकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर दिया जाए, तो देश की सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ जैसे बड़े बड़े परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। सिक्योरिटी की परेशानी खड़ी हो सकती है। इकोनॉमी में मान के चलिए शेयर मार्केट का जो एक बेसिक एल्गोरिदम है, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो देश की इकोनॉमी में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये इसीलिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए बॉडी भी इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी ही ये सारे काम करेगी। जो भी मल्टीपल सेक्टर्स हैं उनको क्या गाइडलाइंस देनी है, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे अपने एंटरप्राइज को, ये सारी चीज़ें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर करता है। इसके अलावा आप देखें तो कंप्यूटर से संबंधित जो होती है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित के लिए सर्ट है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी होता है, वो साइबर क्राइम्स वगैरह के लिए जो भी साइबर सिक्योरिटी है उस सब का इंचार्ज NCSC है। इसके अलावा नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है जिसका काम होता है कि अवेयरनेस जनरेट करें जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं उन सब से संबंधित। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो है वो भी साइबर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन वगैरह देती रहती है। कुछ गाइडलाइंस हैं, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है वो कुछ गाइडलाइंस भी इशू करते हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, किन किन चीज़ों को, उनको किन किन रूल्स को कंप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा एक प्रोग्राम है साइबर स्वच्छ केंद्र, ये आपको याद रखना है, जिसमें मालवेयर का एनालिसिस किया जाता है, साथ में बॉटनेट क्लीनिंग होती है। कुछ बॉट्स बना दिए जाते हैं जो कि सिस्टम में जाते हैं और मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं। उन सब के बारे में भी बताया गया है इस साइबर स्वच्छता केंद्र में। वॉलंटियर्स भी लिए जाते हैं, साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम भी होता है जिसमें वॉलंटियर्स को लिया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है।
जिसमें पर्टिकुलरली बात करी जाती है साइबर हाइजीन प्रमोशन की। मतलब ये जो मालवेयर्स वगैरह जो हैं इन सब से लड़ने की बात करी जाती है, इनमें कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। साइबर क्राइम को कर्व करना है और इसके लिए जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, इसमें ये साइबर वॉलंटियर्स को लिया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। नोडल पॉइंट पे जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो नोडल एजेंसी के तौर पे काम करती है, जिसमें एकेडमिक हो गए, इंडस्ट्रियल है या पब्लिक, गवर्नमेंट, इन सब से संबंधित जो भी लोग हैं जो साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में या साइबर सिक्योरिटी में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उन सबको साथ में लाया जाता है ताकि प्रिवेंट कर पाए इस तरीके के साइबर क्राइम्स को, या फिर डिटेक्ट कर पाए एडवांस में, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, और अगर हो गई हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में भी हेल्प कर पाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके थ्रेट्स हम देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मालूम है, जैसे डैम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो नेचुरली तो इनके ऊपर थ्रेट क्या है कि अर्थक्वेक आ जाए। उसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो सुनामी आ जाए तो उससे दिक्कत हो सकती है, जो आपके आसपास का इलाका है उसमें दिक्कत, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे नेचुरल कॉजेज हैं। जैसे 2014 में जो कश्मीर के आसपास का इलाका है, वहाँ पर जब फ्लडिंग हुई थी, तो फ्लडिंग की वजह से टेलीकम्युनिकेशन और पब्लिक और प्राइवेट दोनों के जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको नुकसान पहुँचा। ह्यूमन कॉज रीजन्स में टेररिज्म भी हो सकता है, केमिकल रिलीज की वजह से भी हो जाता है। केमिकल रिलीज के अलावा देखें आप, बॉम्बिंग हो गई, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक एस्पिनाज होते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे रशिया ने जॉर्जिया पे 2008 में जो चीज़ की थी, मालवेयर अटैक, इस तरीके से। फिर एक्सीडेंटल और टेक्निकल भी होते हैं। मान के चलिए आपने डैम के जो गेट्स हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो पुराने हो गए हैं, वो रस्ट आ गई उनमें, उसके बाद भी वो वहीं पर लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए। कभी कभी सॉफ्टवेयर्स को हैक कर लिया जाता है तो टेक्निकल इश्यूज वहाँ से पैदा हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। टेक्निकल, कभी कभी सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो अपने आप अपडेट ना हो या फिर उनमें बग्स आ जाएं, उसकी वजह से भी इश्यूज हो सकते हैं, तो वो आपके एक्सीडेंटल या टेक्निकल इश्यूज में आ जाते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।